19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट लेरिल बंसल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ही स्मार्ट और युवा लग रहे हैं सर। धन्यवाद। लेरिल बंसल जी, सवाल ये है कि आप एज एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और आप जो बीजेपी सीए प्रकोष्ठ है उसके आप कन्वीनर हैं, आपका स्वागत है सर। 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने जो लोकसभा पटल पर बजट रखा वो पास भी हो गया, उसको कैसा मानते हैं आप? पहला सवाल मेरा। देखिए, जो बजट हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया था वो बजट बहुत ही बढ़िया और एक आम आदमी का बजट था। इसमें इन्होंने मिडिल क्लास को, जो हमेशा मिडिल क्लास की ये कंप्लेंट रहती है सरकार से कि सरकार ने हमारे लिए कोई लाभ नहीं दिया बजट में, तो गवर्नमेंट ने इस बजट में मिडिल क्लास को कंसिडर करते हुए 12 लाख की जो सीमा बढ़ाई वो तो एक है ही, इसके अलावा भी अत्यधिक कई बेनिफिट्स मिडिल क्लास को दिए गए हैं। सर, आपको लगता नहीं कि ये जो 12 लाख की जो सीमा है इससे थोड़ा राजस्व का नुकसान होगा? वित्त मंत्री ने खुद कहा था 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। जी देखिए, बात घाटा जब खर्चा बढ़ेगा सरकार का, अगर सरकार की जो रिवेन्यू है तो अभी बढ़ेगी। आप देखिए, जब लोगों को आज के टाइम में दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में 1 लाख रुपए जो आपका जो डेली एक्सपेंडिचर है, 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो एक इंसान को अगर वो जो उसकी डेली मंथली इनकम है वही वो उतना तो उसको चाहिए ही ना। मतलब 12 लाख रुपए तो मैं समझता हूँ आज के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया। तो ठीक है, देखो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट होगा। आज एमएसएमई सेक्टर इतना काम कर रहा है तो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ ही रही है, गवर्नमेंट इतना इंसेंटिव स्कीम्स दे रही है, तो इससे एमएसएमई के माध्यम से भी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट हो गई, ऐसी बात नहीं है। नुकसान आपको लगता है कि जो इस रेंज में जितने भी लोग आएंगे वो जो टैक्स का पैसा बचाएंगे उससे कुछ खरीदारी अवश्य करेंगे इनडायरेक्ट वे में? शायद जाहिर सी बात है कि जब आपकी मनी सेव होगी तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो उससे आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओवरऑल चीज़ें एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उस पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और बिजनेस क्लास का भी मुझे ऐसा लगता है इससे जो उनका कहीं ना कहीं अनअकाउंटेड मनी, कैश मनी है, वो इससे उनका बैंकों में आएगा और इससे बहुत बड़ी फिगर हमारी जो कैपिटल मार्केट में पैसा सर्कुलेशन बढ़ेगा। राइट, मतलब जनता का भी नुकसान नहीं हुआ, उसको 12 लाख का एक टैक्स से छूट मिल गया और राजस्व भी कम नहीं होगा। बिल्कुल कम नहीं होगा। सर, इसमें एक सवाल और आता है, मैंने बहुत लोगों से बात किया कि क्या जो एफडी लोग करते थे टैक्स बचाने के लिए या इंश्योरेंस करते थे उसमें कुछ कमी आने की संभावना है? देखिए, वो तो जो न्यू रिजीम आया था तो उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की सिर्फ मंशा ही वो एफडी को कराने की थी कि अगर हमें उस एफडी को कराना टैक्स सेविंग के लिए, तो कहीं ना कहीं तो उसमें गिरावट आएगी। बट हम अपने हर क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जो गवर्नमेंट द्वारा पीएफ है उसमें आप पैसा जरूर डालें। इवन इफ आप चाहे न्यू रिजीम में जाते हैं तब भी आप उसके अंदर पैसा डलाएं, और हमारे ऑलमोस्ट 95% क्लाइंट विल फॉलो दैट थिंग जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका एक तो जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। जो पीएफ में जो पैसा हमारा पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है वो अटैचेबल नहीं है, कोई भी उसके ऊपर कल को किसी को परेशानी आती है वो उसकी फैमिली के लिए पैसा बिल्कुल सिक्योर होता है, कोई भी उस अकाउंट को अटैच नहीं कर सकता। सरकारी गवर्नमेंट कुड़की में भी उस खाते को कोई टच नहीं कर सकता। तो हम इसलिए सबको सजेस्ट करते हैं कि इवन इफ यू आर गोइंग फॉर न्यू रिजीम तो आप पीएफ में पैसा जरूर डालें, उसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टैक्स फ्री है, और आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप एक सम हैंडसम अमाउंट यू विल रिजर्व। राइट, तो मतलब एक तरह से सब तरह से ये बजट जो है काफी सराहनीय। बिल्कुल बजट बहुत बढ़िया, शानदार बजट है। एमएसएमई सेक्टर में भी इसमें काफी सुविधाएं सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। सर, मैं उस पर भी बात करता हूँ। अच्छा सर, इसमें क्या आपको लगता है कि जो नए जनरेशन के लोग हैं, एफडी वगैरह से बहुत कम पैसा मिलता था, आपको एसआईपी या म्यूचुअल इन सब चीज़ों में जाएंगे, आप सजेस्ट करेंगे? देखो, वो तो पिछले 4 वर्षों में जो हमारी कैपिटल मार्केट ने ग्रोथ दिखाई है और जितना उसके अंदर म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा है, वो जाहिर सी बात है, वो तो जाहिर है कि वो लोगों का एसआईपी की तरफ ध्यान जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। राइट, मोदी जी के नेतृत्व में हम इसे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में है और 3री में लाने की हम बात करते हैं, और ये संभव भी होगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो इससे आपका जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वो अच्छा रहना ही रहना है।
अभी हम अच्छा सर, मुझे जो जानकारी हुई है 2 दिन बाद यानी बुधवार को ऐसे एमएसएमई सेक्टर लेके या कोई आप बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक है थोड़ा एमएसएमई सेक्टर के कुछ बारे में बताइए, क्या प्लानिंग है आपका सर? देखिए, जो हम एमएसएमई पे बेसिकली हम एमएसएमई समाधान शिविर लगा रहे हैं। एमएसएमई समाधान जिसके अंदर हम जो व्यापारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एमएसएमई को जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उसमें हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और एक जैम पोर्टल जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, जिससे वो अपना व्यापार बढ़ा सकें। और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स, सीजीटी एसएमई लोन्स, कोलेटरल फ्री लोन्स और डिलेड पेमेंट रेजोल्यूशन, कई अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो हम इस कैंप के माध्यम से व्यापारी वर्ग को ये स्कीम बताने की एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि 2025-26 वित्त वर्ष में हम करीब 10,000 लोगों को इससे अवगत कराएं और उन्हें इसका लाभ भी मिले। सर, जो आम जनमानस है, जनता जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बहुत भरोसा करती है जी। अगर उसे कोई भी रिटर्न फाइल करना होता है, कुछ भी जानकारी लेना होता है, आप तक पहुंचते हो, आप तक आता है वो। तो जो लेकिन एमएसएमई सेक्टर जो है सर, इसमें थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जनता तक बात पहुँचे कि जो उनका टर्नओवर जो मैक्सिमम 500 करोड़ कर दिया गया है और जो 45 डेज का जो पेमेंट है उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं सर, इससे कि लोग लाभान्वित हो सकें। देखो, एमएसएमई में जो अभी सीमा है ना, जो माइक्रो है उसकी लिमिट बढ़ा के टर्नओवर की 10 करोड़ कर दी गई है। और जो मीडियम वर्ग है उसकी पहले 50 करोड़ थी टर्नओवर की लिमिट, अब उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दी गई है। और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उसकी टर्नओवर पहले 250 करोड़ थी, अब उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ गया। जो लोग पहले 50 करोड़ में ही आउट हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल तक ही है, वो मीडियम तक नहीं जाती। तो जैसे ही 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होते ही आपकी वो सारी सुविधाएं खत्म हो रही थी। तो इस चीज का चिंतन करते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके टर्नओवर की लिमिट को 50 से 100 करोड़ कर दिया, जिससे उन सुविधाओं का बेनिफिट जो व्यापारी है उसको ले सके। राइट। और जो 45 डेज वाला पेमेंट है सर, उसमें मैंने बहुत लोगों से बात किया, जो बड़ी कंपनियां हैं वो एमएसएमई को थोड़ा अवॉइड करती हैं, क्योंकि उनको 90 डेज का जो कैटेगरी है उस पर थोड़ा। देखिए, ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो 45 दिन पेमेंट का लाने का प्रावधान था, इसके पीछे इनकी मंशा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी, जिससे ये चाहते हैं कि व्यापारी का पैसा फंसे ना और 45 दिन में उसे पैसे मिले तो उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो। अब देखो, हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। सरकार ने तो अच्छा समझ के ये स्कीम लागू करी है, इसका कोई ना कोई रास्ता और भी निकलेगा। बाकी अब लोगों ने आने वाले जैसे 2 सालों में अब लोगों को भी आदत पड़ गई है कि कैसे इसे मैनेज करना है और कैसे इसके अपने व्यापार में इसको वो करना है। बंसल जी, लेकिन मतलब ये जो 45 डेज है ये एमएसएमई सेक्टर में फायदेमंद है, उसका पैसा नहीं रुकेगा। बिल्कुल, आप समझो उसका वर्क फ्लो इतना फास्ट हो गया। पहले जो पेमेंट उसकी डिलेड हो रही थी, अब वो टाइम से पेमेंट आ रही है, तो उसकी वर्किंग साइकिल बढ़ गई। आप उसकी टर्नओवर पे इफेक्ट आएगा, जब वो पैसा उसका फ्रिक्वेंटली घूमेगा उसका मार्केट में, तो उसका जब पैसे जल्दी आएगा तो फिर दोबारा वो उसको सेल कर सकता है। राइट जी, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है एमएसएमई, बिल्कुल, तो ज़्यादा फोकस इसी पे है। सर, एक सवाल और है, जो आपका सेमिनार है बुधवार को साहिबाबाद में, आपका 10,000 लोगों का संकल्प है, तो मैं चाहूँगा कि उसको कई चरणों में आप पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो इस जो बुधवार को है, इस चरण में किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं आप? इसमें हमारा मेन फोकस जो है वो हमारा फोकस एक ही है कि एमएसएमई की सुविधाएं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं लोग व्यापारी तक पहुंचाना, व्यापारी को सशक्त बनाना, और जो हमारा उनका जो रजिस्ट्रेशन है व्यापारी को जो विकसित भारत का सपना हमें पूरा करना है, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के अकेले नहीं कर सकते। हम सबको उनके साथ लग के आगे जो व्यापारी वर्ग है उसको सशक्त बनाना है हमें। बंसल जी, एक सवाल और, आप बीजेपी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकोष्ठ है उसके कन्वीनर हैं, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? आर्थिक व्यवस्था, अभी देखिए ट्रंप ने भी टैरिफ लागू कर दिया, तो उनका जो दृष्टिकोण है देश को आर्थिक व्यवस्था में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, निवेश हो, कृषि हो,
कैसा लगता है आपको मोदी जी के बारे में? देखिए मोदी जी का जो नेतृत्व है वो आज ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के एक कहते हैं जो मतलब प्रशंसीय और एक फेवरेट लीडर ऐसे ही नहीं बन गए। पूरा वर्ल्ड आज 800 करोड़ लोग उनकी फैन है। वो सिर्फ इसीलिए ही क्योंकि उनमें उनका जो विजन है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और उनकी जो क्लैरिटी है ना चीज़ों को लेकर वो बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ी बात उनके कार्यकाल में हमने जो देखा, करप्शन लेस इंडिया हमारा करप्शन लेस की तरफ मूव कर रहा है। करप्शन तो ये मान के चलो कि आप ऑलमोस्ट मतलब खत्म तो नहीं कहूँगा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाँ, कहीं सुनाई भी नहीं देता। और आप देखिए मतलब हर स्टेट में हर जगह व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया शानदार जिसको कहना ही नहीं है जिसका। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हुआ उससे भी बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में एक फोकस उसमें आया। अच्छा सर, लेकिन जो क्या कहते हैं ना, सब कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है? देखिए कहाँ पे कमी है? देखिए ये कोई कमी की बात नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल मार्केट है। इसमें सिर्फ इंडिया का ही रोल नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल ग्लोबली चलने वाली चीजें हैं। तो इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो ओवरऑल मतलब इकोनॉमिक सिस्टम ही हमारा इकोसिस्टम है, उसका ही इफेक्ट है। इसमें सिर्फ खाली इंडिया का कोई रोल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है या उस टैरिफ से जो विदेशी कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो और उससे सस्ता इंडिया का माल होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, तो फोकस होगा ना उस पर सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, उससे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा जो अर्थव्यवस्था वो सब चीज़ें हमारी ग्लोबली अच्छी होगी और हमारा डॉलर की भी हमारा जो रुपए है उसकी भी मजबूती बढ़ेगी डॉलर के मुकाबले। सर मैं चाहूँगा आपकी तरफ से एक अपील हो, क्योंकि मोदी जी की भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सौर ऊर्जा अपनाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, तब जाके हमारी जो डिपेंडेंसी है पैसे वाली वो कम होगी फॉरेन एक्सचेंज की। मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। राइट सर। अच्छा, 2 सवाल सर और, क्या इस मतलब बजट से जो है जो 12 लाख का प्रावधान है, इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? देखिए इससे निश्चित तौर पे इनकम टैक्स फाइलर की संख्या बिल्कुल बढ़नी चाहिए इससे, क्योंकि अब इतनी बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, तो इसके चलते लोग जो थोड़ा इनकम टैक्स में आने से डरते थे या उनको लगता था कि हम अगर इनकम डिस्क्लोज करेंगे तो हमारे पे टैक्स लगेगा, तो एक ऐसा अमाउंट है कि जो मतलब इतने तक लोग अगर काफी संख्या बढ़नी चाहिए इससे, इस बार बढ़ेगी ना? बिल्कुल टैक्स पेयर की बिल्कुल बढ़नी चाहिए और वो लोग मुख्य धारा में आएंगे। बिल्कुल। एक सवाल सर, जो यूपीआई है, अब आप देखें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चूंकि आप एक क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सर, तो यूपीआई के द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी कुछ सामने पारदर्शी हो रहे हैं, तो इसकी भूमिका आने से हम लोग और तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ पहुंच जाएंगे। मानते हैं? बिल्कुल। देखिए यूपीआई ने आज जो हमारा एक मोदी जी का संकल्प था कि डिजिटल इंडिया, राइट, और आपका जो क्या कहते हैं इसको, हम डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने में यूपीआई का एक बहुत बड़ा रोल है। पहले हमें हर चीज कैश इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी खत्म करी है वो यूपीआई नहीं करी है। अपराध भी होता था जी, लूट मार भी होता था। तो आज एक गोलगप्पे वाले पे आप समझ सब्जी वाला, रिक्शा वाला एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग यूपीआई एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो इससे आपकी क्या, एक तो कैश इकोनॉमी जो है वो उस पर प्रभाव पड़ गया, वो कम हो गई, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आपको पैसा लेना देना करना बहुत आसान हो गया। तो यूपीआई का एक अपना जो हमारी गवर्नमेंट ने यूपीआई को लॉन्च किया जिस विचारधारा को रखते हुए, उसका मुझे लगता है उसका असली प्रभाव हमें मिला भी है। बिल्कुल मिला है। और वो भी बैंक उनको लोन देगा, वो भी देश के मुख्यधारा में आएंगे। सर मैं काफी तारीफ सुना हूं तभी आपके पास आया हूं सर। एक सवाल मेरा मन में है आपसे पूछने का, स्टार्टअप जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत देश में। टाटा बिरला बहुत पुराने हैं, लेकिन अमेजॉन वगैरह नए समय में आया, बहुत आगे बढ़ गए। तो क्या भारत देश में स्टार्टअप को कामयाबी कैसे मिलेगा? 1000 में से सर 5 स्टार्टअप ही चल पाते हैं, बाकी पैसा डूब जाता है। देखिए स्टार्टअप की दुनिया में अगर हम बात करें तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अभी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक स्टार्टअप का महाकुंभ किया था, माननीय पीयूष गोयल जी के उसके मंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने उसको मैंने बहुत उस पर अध्ययन करा, तो मैंने देखा कि हम जो स्टार्टअप है ना, सही मायने में हम स्टार्टअप जो हम बिजनेस को ही स्टार्टअप मान लेते हैं कि हम कोई भी नई सोच, तो
तो अब हम मान लो एक एग्रीगेशन ही है, मान लो जैसे जोमेटो है या आपके ये जेप्टो है, ये सब जो इसके ऊपर पीयूष जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, मैं उसको वापस श्योर दोहराना नहीं चाहूँगा। तो उसको उन्होंने इस चीज़ को ये बोला कि हम जो एग्रीगेट कर रहे हैं चीज़ों को, सिर्फ स्टार्टअप है कि आप एक कोई नई सोच लाओ, कोई नई चीज़, इनोवेटिव चीज़ लाओ। तो देखो जो इनोवेटिव चीज़ आती है, जैसे मोबाइल का जन्म हुआ, राइट, तो कोई नई चीज आएगी तो उसको आगे मिलेगा ना। आज सरकार ने स्टार्टअप के लिए कितने इंसेंटिव, कितनी इनकम टैक्स एग्जम्पशन, लोन फैसिलिटीज, और बगैर किसी सुरक्षा मानक का लोन रिफंड नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। आज समझो, आज एक हम अपने पास 100 करोड़ रुपए तक की कोलेटरल फ्री लोन की स्कीम तक सरकार के द्वारा दी जा रही है। आप काम करने वाले तो बनो, सरकार पूरा हैंड होल्ड करके आपको सपोर्ट कर रही है। तो स्टार्टअप सही मायने में वो न्यू आइडियाज में लाने में हम कहीं, वो हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसको कहीं लाने में शायद पीछे है, इस वजह से स्टार्टअप की फेलियर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है अदरवाइज। क्योंकि सर जो उस मनी को ना स्टार्टअप जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, एक गिफ्ट मान लेते हैं जी, पैसा डूब जाता है। वो पैसा हम लोग का होता है, सरकार का, मतलब टैक्स का पैसा होता है। तो उनको क्या आप एडवाइस देंगे कि एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करें? देखिए, अगर आप कोई भी स्टार्टअप लाते हैं तो आप सबसे पहले उसकी वायबिलिटी स्टडी और नई सोच, जो आपने सबसे पहले कही, आप नई सोच के साथ काम करें। उसकी जो वायबिलिटी है, सबसे पहले वायबिलिटी स्टडीज करनी बहुत ज़रूरी है कि वो कितना वायबल है, हम उसके अंदर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें कितने % रिस्क है। आप एक अच्छे कंसल्टेंट से उसको आप सलाह करें पहले, उसके बाद आप उसके अंदर, आप लोग क्या करते हैं, एंथुजियाज्म में, जोश में अपना लगा और FC पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट का लगवा देते हैं पैसा। तो इसलिए आप सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, उसकी वायबिलिटी को असेस करें कि वो कितना वायबल है चीज़ें, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूशन पे जाना चाहिए। अच्छा सर, मोदी जी का सपना है, बीजेपी के CA प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने जी। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत दिनों से एग्जाम्प्ट है सर, तो क्या जो बड़े व्यवसायी हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए, उसकी पैरवी करेंगे आप? सर देखो, इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि ये जो निर्णय है ये हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ही उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या इस पे टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि टैक्स लगाना और हटाना ये इतना सहज डिसीजन नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक मूल धरोहर है कि आप समझिए कि वो कितनी हार्ड वर्किंग सेक्टर है। तो वहाँ पे उनकी जो सर बड़े बिजनेसमैन है सर, अब जो हार्ड वर्किंग नहीं करते, देखो अब वो चीज हमारी सरकार तय करेगी कि उसके ऊपर टैक्स लगाना लाजमी है या नहीं। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सक्षम है, वही निर्णय लेगी। राइट सर, बस लास्ट सवाल है मेरा। बिल्कुल सर, मैं सबके पास जा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि वित्त मंत्री जी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, उनकी पूरी बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप में है। आपको लगता नहीं कि शायद कोई आपकी ऐसी एडवाइस हो जो आप तक वहाँ पहुँचे, इस किताब बुक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से? देखो, मेरी तो एक यही एडवाइस है कि आज हम कहते हैं MSME हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सरकार द्वारा MSME के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, बट उसको सही तरीके से व्यापारी तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, टास्क है कि जो कहीं ना कहीं जिसमें लैकिंग है। हम सोचते हैं सरकारी सब कुछ करेगी, सरकारी स्कीम लाएगी, सरकारी उनके घर में बताने जाएगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बस इसी तरीके से कोई फाइनेंस मिनिस्टर हमारी अगर कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करें या कोई ऐसा एक अवेयरनेस, हम तो ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई हमारे पे कंपल्शन नहीं है। हमारे को लगता है कि आज व्यापारी को सशक्त बनाने में हम उसे कुछ मदद करें, बट इसी तरीके से सरकार अगर इसको चलाए अभियान को और ऐसी कुछ जनता तक पहुंचाए तो सही मायने में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें अगर हमारा MSME सेक्टर सशक्त हुआ तो जो हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई नहीं रोक सकता, विकसित भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है, बिल्कुल विश्वास है मेरा। सर, क्या GST का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, इसकी अपील करेंगे आप? GST का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, वो तो हर चीज का एक और एडिशनल बहुत लोड है हाई कोर्ट पे सर। जी बिल्कुल, GST ट्रिब्यूनल बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल बनने से आपका एक स्टेप और हो जाएगा, सो दैट कुछ
चीज़ें हमारी वही रिजॉल्व हो जाएगी, जैसे हमारा इनकम टैक्स में भी है। यस यस, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए ना, बिल्कुल क्योंकि बहुत सारा पैसा विवादों में है ना, सरकार के पास है जी, ना एसएससी के पास जी, है, बिल्कुल। राइट सर। अच्छा, क्या सर जो फेसलेस मोदी जी, जो आपने मोदी जी के बारे में बोला, बहुत अच्छी उनकी परिकल्पना है, जो फेसलेस व्यवस्था है इनकम टैक्स की, वो कितना धरातल पर परफेक्ट है? 110% बढ़िया जी। है। हमारे जितनी असेसमेंट होती हैं हमारी फेसलेस में होती हैं, और हमारी फेसलेस के अंदर जो भी असेसमेंट है सबके हमारे जो हम रिप्लाई फाइल करते हैं ऑफिसर उस चीज को कंसीडर करता है। बट इसके अंदर अगर ये हाइब्रिड मोड हो जाता है तो जिसके अंदर जो असेसीज को दिक्कत आती है, जैसे हमारे ध्यान में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू आता है कि हमारे जो हम रिप्लाई दे रहे हैं वो असेसिंग ऑफिसर नहीं समझ पा रहा ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम व्हाटएवर, तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे आ जाती है Right. कि अगर असेसी के पास ऑप्शन हो ऑप्ट इन करने का, Yes. बाय डिफॉल्ट फेसलेस असेसी के हाथ में होना चाहिए ऑप्ट इन करने का ऑप्शन। Yes, yes. तो मेरे ख्याल से ये एक मतलब असेसी के फेवर में चीज होगी, जिससे सरकार का भी कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। और असेसी को भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इकोसिस्टम में कि जो असेसी चाहता है तो वो ऑप्ट इन कर सकता है। ये हो जाए तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। राइट। अच्छा, जो जस्ट बहुत दिनों बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ की आबो हवा के लिए? रेखा गुप्ता जी तो पहले ही इतनी प्रोएक्टिव काम कर रही हैं कि अभी तो मुझे लगता है उनके पास खुद इतने संकल्प हैं कि हम उन्हें क्या अपील करें। वो खुद दिन रात में देखता हूँ उनका सोशल मीडिया और वो काम करती रहती बहुत काम कर रही हैं। तो अभी तो हम बस यही शुभकामना देते हैं अपनी बड़ी बहन रेखा जी को कि वो जो उनके परिकल्प उनके पास हैं, क्योंकि वो खुद एक स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है, तो उनके पास खुद एक इतना बड़ा थॉट प्रोसेस है कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है अपनी दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाने के लिए। तो मैं तो बस ये शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जो कर रहे हैं हम उनका पूरा करें और हम उनमें जो सहयोग कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं साथ में। बस जो आपका ईस्ट दिल्ली है ना, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, ये थोड़ा सा भी ग्रीनरी दिखती नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ी हरियाली हो जाए तो अच्छा लगे। ठीक, देखो जी इसमें भी काम चल ही रहा है। वही वाली बात है जी, सारा काम हम सरकार के हाथ में छोड़ देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ही करेगी। ये तो कुछ हम लोगों का भी एक वो बनता है, दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी आगे बढ़ के कुछ ऐसी चीजें करें। तो ठीक है, सरकार तो कर ही रही है, अब हम भी इसके ऊपर कुछ, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रीनरी की कमी है, तो हम भी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से कुछ अपने सर्कल में लोगों के साथ मिलके इसमें कुछ 1000 एक पेड़ लगवाएं जो थोड़ा सा आगे इन बारिशों से पहले उनकी तैयारी करें। सर बस लास्ट सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ, आपका जो प्रोफेशन है सर, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, जो योग्य होगा वही पढ़ेगा, पास होगा। तो इस फील्ड में क्यों आना हुआ सर आपका? देखिए, इस फील्ड में आना तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि माता पिता का नहीं माता पिता का तो कोई प्रेशर नहीं था। सिर्फ मुझे थोड़ा सा अकाउंट्स पसंद था। तो मैंने पूछा कि अकाउंट्स में कोई ऑनर्स होती है क्या? तो मेरे को किसी ने बोला, सज्जन ने, कि अकाउंट्स में तो ऑनर्स नहीं होती है, अकाउंट्स में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है। अकाउंटेंट सबसे बड़ा ये होता है। हमें तो पता नहीं था ये क्या होता है, तो हमने बस उसी अकाउंट्स में कुछ करना है, हमारे मन में थी मंशा, तो हमने ऐसे इसका फॉर्म भर दिया। फिर बाई चांस हमें अच्छा सर्कल मिलता चला गया, हमारी संगति अच्छी होती चली गई, तो हम उनके साथ में हम भी पार लग गए, पढ़ते पढ़ते कर लिया हमने। तो सर जो आपका मिशन है, जो 10,000 एमएसएमई सेक्टर के लोगों को जोड़ना है, उसके लिए मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप अपने लक्ष्य में पूरा करें। नमस्कार, फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू सर।